I welcome you all in webinar title Implication of COVID on Indian Economy, focused on Bihar. First of all, I'd like to thank Jagannath for taking initiative through this platform of All India Debating Society and engaging the experts from the different field to awaken masses. तो जैसा कि हम सबको पता है कि 24 मार्च से भारत लॉकडाउन में इंटर कर चुका है। भारत एक ऐसा देश है जहां 1380 मिलियन लोग इनफोर्स लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में अलग अलग होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में एक ही देश में दो तरह के देश एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि पैसे वाले लोग होते हैं, जो अर्बन एरिया और सब अर्बन एरिया में रहते हैं, और एक वो होते हैं जो कि रूरल एरिया और स्लम्स में रहते हैं। जो लोग अर्बन और सब अर्बन में रहते हैं उनके लिए लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? उनके लिए लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते, स्पेसिफिकली वो अपने कुत्ते को घुमाने नहीं जा सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, तो वहां लॉकडाउन या स्लम्स की, तो वहां पे लॉकडाउन का अलग ही मतलब होता है। वहां लॉकडाउन का ये मतलब होता है कि उनका लाइवलीहुड खत्म हो गया, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उनका रोजगार जो कि अधिकतर इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करता है, वो उनके पास, उसका जरिया उनके पास खत्म हो जाता है। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सूख जाते हैं। उनके जो लोग लेबरर से, माइग्रेंट लेबरर से किसी और प्रदेश में रहते हैं, उनके सर के ऊपर से छत हट जाता है। तो लॉकडाउन का मतलब अलग अलग लोगों, एक ही देश में दो तरह का होता है, जो कि एक पैसे वाले लोगों के लिए अलग होता है और गरीब लोगों के लिए अलग होता है। हाल ही के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में अभी भी 27% लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक तिहाई भारत की आबादी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्लम्स में, रूरल एरिया में जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक सैनिटाइजर, पानी और सैनिटेशन की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं है। आंकड़े तो कहते हैं कि हम सब कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जब जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो जब हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो हमें पता है कि भारत में लगभग 70% आबादी गाँव में बसती है। बिहार भी एक ऐसा ही देश है जहाँ की आबादी अधिकतर गाँव में बसती है। बिहार का जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे डिपेंड करता है। बिहार के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम रह गया है जब से ड्राई स्टेट हुआ है बिहार। तो बिहार के पास आज के जब भी हम पेंडेमिक की बात करते हैं, जब भी हम महामारी की बात करते हैं, शुरू से लेकर अब तक बिहार चर्चाओं का विषय रहा है। कभी बिहार के मजदूरों को लेकर रहा है, कभी बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रहा है। हाल ही में अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि उन्होंने 12 करोड़ लोगों का, करीब 10 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग कर लिया है। और हम सबको पता है कि बिहार के हालात स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है। तो इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए सबसे बड़ी, इन समस्याओं से निपटने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो आज के वेबिनार में जो हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर आरबी सिंह सर फॉर्मर हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के, आईजीयू के ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी हैं सर इंटरनेशनल ज्योग्राफी यूनियन के, और सर नीति आयोग के मेंबर भी हैं, जहां से सर अपने सुझाव देते रहते हैं समय समय पे। हम सौरभ सर भी जुड़ चुके हैं। सौरभ सर हमें बताएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे किया जाए। कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो सबसे बड़ा उसका एक हिस्सा होता है कि पॉलिसी तो बन गई, अब पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो सर का एक अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। सर ने बिहार में सर्व किया करीब 6 साल तक, अगर मैं सर से सही हूँ तो। और सर अभी एनएसएस के हेड है, ऑल इंडिया हेड है, और सर जुड़े हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से। तो हम शुरू करते हैं सर सबसे पहले हम सौरभ सर से ही करते हैं कि जो युवा हैं, जो बिहार की अभी हालत या जो देश की अभी हालत है, इंडिया एक यूथ नेशन है, इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। तो उस स्थिति में जब हम देखते हैं कि विकासशील देशों में या भारत में जो गरीबी है, जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो गरीबी से टकराती है। इन दोनों का टकराव होता है हर एक डेवलपिंग कंट्रीज में, और इंडिया भी उससे अलग नहीं है। तो इस स्थिति में युवाओं को कैसे ट्रेन किया जाए और कैसे उन्हें मतलब इस तरह से तैयार किया जाए कि वो इंजन बन सके हमारे इकोनॉमी को उभारने में। इकोनॉमी जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, अभी आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि हमारा 0% से भी नीचे हो जाएगा। तो उसे उभारने में और फिर से मेन स्ट्रीम में लाने में, सब कुछ नॉर्मल करने में, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सौरभ सर आपसे। आप धन्यवाद उत्सव। प्रोफेसर आरबी सिंह मौजूद है हम लोग के साथ, मैं उनका अभिवादन करता हूं, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे सभी मित्र हैं। जो आपने कहा है सवाल, मैंने करीब 8 साल बिहार में काम किया, जैसे आपने कहा,
और इस दौर में लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है जब आप जिले में कार्यकाल होता है। अभी तो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो काफी हद तक अपनी एजेंसीज के थ्रू हम काम करते हैं, पर जिस दिन हम फील्ड में पोस्टेड रहते हैं जिलों में, उस समय हम लोग लोगों से सीधे सीधे जुड़े रहते हैं। तो दोनों तरफ का अनुभव मिलता है, एक है पॉलिसी एग्जीक्यूशन का और एक है पॉलिसी मेकिंग का। तो अभी तक एग्जीक्यूशन का अनुभव मिल रहा था, विगत कुछ वर्षों से हम लोग पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ गए हैं। कई बार ये डिस्कनेक्ट देखा जाता है जो आप फील कर रहे हैं, जो देश का हर युवा फील कर रहा है, कि जो पॉलिसीज बनती है और जो उसका एग्जीक्यूशन है उनमें गैप रह जाता है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन हम लोगों का रहता है, पॉलिसी का जो इंटेंशन होता है, स्पिरिट होता है, बहुत अच्छी होती है पॉलिसी, पर धीरे धीरे कई बार वो डिजनरेट कर जाती है। पॉलिसी में कुछ गलतियां करते हैं लोग एग्जीक्यूट करने में, तो उनका सहारा बना के पॉलिसी को बदनाम कर देते हैं लोग। और जो बहुत अच्छी पॉलिसी भी होती है, जो बहुत वेल मीनिंग गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, वो भी कई बार उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है इस तरह के अटैक्स से। तो जो उसका इंटेंशन होता है, जो उसका प्रयास होता है, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। जो इकोनॉमी की स्थिति है और जो वो कह रहे हैं उससे भी मैं वाकिफ हूँ। और कहीं ना कहीं इंडिया में जो हम लोग महामारी का प्रभाव देख रहे हैं, जो इसका बीमार करने वाला हिस्सा है या उसके अलावा जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, वो पर्टिकुलरली सीवियर है। क्योंकि हमारे पास जो सेफ्टी नेट्स होते हैं लोगों के लिए, कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कोई कम्युनिटी आपका सपोर्ट, या कोई आपको यूनिवर्सल इनकम स्कीम हो, या कुछ इस तरह का पेंशन स्कीम हो सरकार की, जिससे आपको एक सहारा मिल पाए बुरे वक्त में, वो हम अपने देश में इस तरह के सेफ्टी नेट्स नहीं बना पाए हैं। आज से 10-20 साल पहले तक ये था कि परिवार लोगों के बड़े बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज थी, एक दूसरे का सपोर्ट रहता था, तो संकट के समय में वो सेफ्टी नेट का काम करता था। पर जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई है और लोन कल्चर बढ़ गया है, अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और घर के लोन आप दे रहे हैं, तो अब बात है अगर दोनों व्यक्ति काम नहीं करे तो इंस्टॉलमेंट नहीं पूरी हो सकेगी। हर स्तर पे ये तो मध्यम वर्ग की समस्या है। गरीब की, किसान की समस्या ये हुई है पिछले कुछ वर्षों में कि जो अन्य वस्तुओं के दाम बढ़े उस अनुपात में गेहूं, चावल या जो हमारी अन्न पैदावार है उसके दाम नहीं बढ़े हैं, और इससे जो किसान की तरफ जो सरप्लस आना था वो समाप्त होता जा रहा है। तो इसके बीच में जो बैलेंस बनाना है, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फार्मर को वो रेट मिले जो रेन्यूमरेटिव हो, जिससे उसका जो इनपुट कॉस्ट है जो बढ़ रहा है इतने सालों से, फर्टिलाइजर का, सीड्स का, उसको कम से कम वो उसकी भरपाई कर पाए। क्योंकि कई सालों से यही होता जा रहा है कि इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है पर उसके आउटपुट का कॉस्ट स्टैग्नेंट है। तो निश्चित रूप से सरकार ये प्रयास कर रही थी, पर कोरोना ने कहीं ना कहीं हम सबको काफी पीछे कर दिया इस मामले में, क्योंकि पूरा प्रयास अभी हो रहा है कि किस तरह से कोरोना को रोका जाए, या उसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है, पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट है तो उसकी बहुत लंबी दूर तक एक परछाई जाएगी। और लोगों के भी हम व्यूज ले लेते हैं, आप चाहें तो सर हम आरबी सिंह सर से फिर जाते हैं कि सर जो सौरभ सर ने अभी बताया कि जो पॉलिसी गैप की सर ने बहुत बड़ी बात की है, और सर ने ये कहा है कि जो हमारे किसान हैं, किसानों को कम से कम जो उनका इनपुट है वो मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सारे जो इनपुट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए उन सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका रेट नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए सरकार को सर क्या, किस तरह के सर और प्रयास करने चाहिए और कैसी मतलब पॉलिसी होनी चाहिए? सर आप नीति आयोग के सर सलाहकार भी हैं, तो आप इस पर अच्छी तरह से सर हमें इनलाइटन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उत्सव जी। हमारे और फेलो पैनलिस्ट जो हैं श्री सौरभ शाह जी, जगन्नाथ जी, रोशन जी, सुदर्शन जी और हमारे अन्य साथी, सर्वप्रथम मैं डिबेटिंग सोसाइटी जो है ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी, उसको मैं बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने ये बड़ा ही सामयिक चर्चा लाया है, और पार्टिकुलरली बिहार के संदर्भ में। बिहार हमारे देश का एक प्रमुख राज्य है, दृष्टि से भी देखें और यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बड़ा ही योगदान रहा है। यदि कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो ऑल इंडिया जो फिगर हैं उस हिसाब से देखा जाए तो 696 केसेज अभी आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कैजुअलिटी भी उतना नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो है
वो है कि जो 3.6 लाख जो माइग्रेंट्स हैं, जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से या गुजरात से, पंजाब से जो पलायन करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा बिहार के माइग्रेंट लेबरर का है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम लोगों ने कोई इसके लिए पॉलिसी नहीं बना पाए। आज जिस संकट से लोग गुजर रहे हैं, तो पहले मैं उसी पर जो लाइवलीहुड के लिए जन जंगल जीविका, इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ चीजें लाना चाहेंगे। उसके बाद मैं हेल्थ सर्विसेज के बारे में थोड़ा बात करूंगा। सो अपने जो हमारा टोटल पार्ट है उसको दो भाग में बांटना चाहते हैं। लाइवलीहुड, जो जीविका के साधन कैसे किया जाए। एक आपके सामने मैं पिक्चर लेना चाहते हैं कि यदि भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ल्ड का 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है? 18%। 17% जो हैं विश्व की लाइव स्टॉक जो है, पशुओं की संख्या यहाँ है। और फ्रेश वाटर की बात करें, जो पीने का पानी है वो 4%। यदि जो हमारे वर्तमान में जितने भी प्रोग्राम हैं, हम मनरेगा की बात कर लें या और भी जो स्कीम हैं, मैं ये लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के समय यदि हम अपने जो हर्ड्स या जो सूख गए हैं, कब्जा कर लिए गए हैं, यदि उनको हम जीविका, इस जल के जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में यदि हम उनको यदि इन्वॉल्व कर लें, तो मैं कहूँगा कि काफी हद तक लोगों को हम जीविका का साधन दे सकते हैं। तो जल की आपूर्ति भी होगी, जो कृषि के काम में आएगा, जो पीने के काम में आएगा, जो औद्योगिक कामों के लिए भी यूज होगा, और उसके साथ साथ जो पलायन करके जो हमारे मजदूर जो गए हैं वापस बिहार में, उनको एक काम भी लोकल लेवल पर मिलेगा। जिसके कारण से काम नहीं मिला, उसके कारण से लोग पलायन करते हैं। हमारे देश की ये बड़ा ही टिपिकल माइग्रेशन है। बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लोग पंजाब की तरफ जाते हैं, रूरल पंजाब में, और रूरल पंजाब से लोग रूरल कनाडा, रूरल ऑस्ट्रेलिया, रूरल यूके की तरफ जाते हैं। तो इसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक और चीज हम लाना चाहेंगे। तीन तरह के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक 1, द्वितीयक जो है सेकेंडरी एक्टिविटी 2, और टर्शियरी एक्टिविटी जो है वो 3। तो 3, 2, 5, 1, 6। हमें तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। यदि बिहार के संदर्भ में आप देखें तो बिहार में भी कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, और सी बहुत सारे प्राथमिक एक्टिविटी हैं, कुछ माइनिंग भी हैं। लेकिन क्या कमी है? कमी है उसका प्रोसेसिंग नहीं है, मतलब उसका सेकेंडरी एक्टिविटी में हम परिवर्तित नहीं कर पाते। और क्या कमी है? उसको हम टर्शियरी एक्टिव में, वहां हम मार्केटिंग नहीं ला सकते, मार्केटिंग, बाजार की सुविधा नहीं ला पाते हैं। यदि तीनों सुविधा
एक एक जगह हमें यदि कर दें तो मैं आपका कि जो डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स को जो आप बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं वो ला सकते हैं। आप यदि केरला में एक ट्रेन से जाइए तो आपको ट्रेन में बनाना चिप्स बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन वही बनाना हाजीपुर का देखिए, बनाना लोग पका हुआ बनाना खाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग का अभी तक बहुत सारा सुविधा नहीं है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच में चले जाइए तो मखाना का इतना कल्टीवेशन है जो फ्लड प्रोन एरियाज में है। उस मखाना का इतना इंपॉर्टेंट आयरन का सोर्स है, यदि वो प्रोसेसिंग किया जाए, मार्केटिंग किया जाए तो लोकल लेवल पर, जो स्थानीय लोग लेवल पर हम बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो ये आज हमारा समस्या है, तो एक बहुत बड़ा समाधान निकला है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तक हम एक भी वेंटिलेटर नहीं बना पाते थे। पीपीई की कोई बनाने की सुविधा नहीं थी। आज हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। 123 देशों को हम अब हेल्प भी कर रहे हैं। तो औसत का आविष्कार की जर्नी ये कहा जाता है। उस संदर्भ में आप सोचिए तो बहुत संभावनाएं हैं। अब आप देखिए 1000 इंडस्ट्री जो हैं, अमेरिकन इंडस्ट्री, वो चाइना से निकलना चाहती है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो राज्य के लेवल के पॉलिटिकर्स हैं उसको तुरंत इधर ध्यान दे करके यहाँ इतनी ऐसी सुविधाएं जुटाएं, इतना बाजार की सुविधा करें। ऑटोमेटिक नहीं आएंगे। आप सोचते हैं कि यदि यूएस नहीं चाहता तो वहां से जो कंपनियां हैं ऑटोमेटिक, वियतनाम पड़ा हुआ है, मलेशिया पड़ा हुआ है, इंडोनेशिया है, सारे देश, वो अफ्रीका के भी कुछ देश वो चाहते हैं। आपको अपने परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें लेबर लॉ, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एक और राज्य है गुजरात, 3 राज्यों ने कुछ लेबर लॉ में सुधार लाए हैं। तो कुछ चीजों को हमें, इस टाइप की चीजों को हमें सुधार करना पड़ेगा। इतनी अपार हमारे पास लैंड है, लेकिन देखिए कोई रूरल एरिया के अलग कोई पर्सन है। अभी प्लानिंग कमीशन में एक मीटिंग थी, मैंने सजेशन किया पहले एक अधिकारी तो नियुक्त करिए। अर्बन एरिया में एक दूसरा लैंड रिसोर्स कमिश्नर है, रूरल एरिया के लिए दूसरा है। भाई एक ज्वाइंट लैंड रिसोर्स कमिश्नर हो, जो हमारा लैंड यूज, स्टेट लैंड यूज एक्ट को एक्टिवेट किया जाए। एसीजेड, आपने देखिए कि चाइना के ईस्टर्न पार्ट में कितना एसीजेड बनाए। ये सारी सुविधाएं जो हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, वो कई राज्यों में बनाए जा सकते हैं। बिहार को उसमें लीड लेना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको लाना चाहेंगे कि बहुत पहले एक बात हुई थी नदियों को जोड़ने का। चलिए, उसमें मानसून के समय जो हिमालयन रिवर्स थे और पेनिनसुलर रिवर थे, दोनों की जोड़ने की बात हुई थी आदरणीय श्री वाजपेयी जी के समय, लेकिन इन्वेस्टमेंट के कारण से वो नहीं हो पाया। हमें जो है इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हर एक राज्य में कोई सूखा का क्षेत्र है या पानी से अधिक का क्षेत्र है। हम क्यों ना अपने राज्य के ही सूखा प्रभावित क्षेत्र और जो सरप्लस वाटर का क्षेत्र है उसको जोड़ें। आज ये हमारे समय एक संभावना आ गई है, लेबर हमारे पास हैं, स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे इंटीग्रेटेड जो हम सूखा और बाढ़ की समस्याओं को एक साथ समाधान कर सकें। आप देखेंगे साउथ बिहार में बहुत सारा सूखा का क्षेत्र है, नॉर्दर्न बिहार में बाढ़ का क्षेत्र है। हम क्यों ना उस पानी को ऐसा ट्रांसफर करें
यदि वो हो जाए, उसके बाद हम झारखंड से, नेबरिंग स्टेट से करें, तो जल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चले जाइए, आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा जैसलमेर का उत्तरी क्षेत्र, या गंगानगर का आप चले जाइए राजस्थान में, आप कभी देख करके ये नहीं विश्वास होगा कि ये कभी शुष्क प्रभावित क्षेत्र था, सूखा था यहाँ, और ये पूरी जो भूमि थी वो डेजर्ट था, मरुस्थल था। इतना परिवर्तन हो गया है प्लांट्स का, और सॉइल में इतना परिवर्तन हो गया है कि वाटर के द्वारा सॉइल और प्लांट्स दोनों में परिवर्तन हो सकता है। लीची आप ले लीजिए, लीची का प्रोसेसिंग, इसको करके आप देखिए तो पूरा नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न भी, नॉर्दर्न बिहार में पर्टिकुलरली, और साउदर्न बिहार में भी हो सकता है कुछ हो, उतना हमारा नहीं, लेकिन नॉर्दर्न का मैं जानता हूं कि कितने लीची के बागान आदि हैं, आम के पेड़ हैं, अचार, चटनी, मुरब्बा, जेली, इस तरह की चीजों में यदि हम करें, और थोड़ा सुविधा देना पड़ेगा। हमारे जो नीति निर्धारण में लोग लगे हुए हैं, उनको हर एक पंचायत में इस तरह की एक सुविधा देनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि इतना पर्यटन बढ़ेगा। कौन सा पर्यटन? ग्रामीण पर्यटन। लोग मुजफ्फरपुर से अपने गांव के तरफ बढ़ेंगे सैटरडे और रविवार को, और जाएंगे, सब्जी भी खरीदेंगे, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के बनाना के और लीची के और आम के सब प्रोडक्ट भी खरीद के लाएंगे, और अपने बच्चों के साथ जाएंगे। तो एक जो ग्रामीण जो पर्यटन है, इसका भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के एग्जाम्पल हम हमारे ऑलरेडी जापान के कई क्षेत्रों में उन्होंने डेवलप किया है। सर मैं बीच में सर आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि मतलब ये उसी तरह के सर ग्रामीण पर्यटन होंगे जैसे यूएस में फार्मर्स मार्केट लगता है, जैसे जापान में फार्मर्स मार्केट वो लगाते हैं कि एक दिन सारे किसान आते हैं और सब अपनी जो भी फार्म की जो प्रोडक्ट होते हैं, और फार्मर्स का जो रॉ तो मिल ही जाएगा, जो जैसे सब्जी और फल, लेकिन उसका जो प्रोसेस बढ़े उन्होंने बना दिया है, और प्रोसेस जो है वो ले जाकर के जो शहरों से जाकर के खरीदते हैं। तो इस तरह का पर्यटन बढ़ेगा लोकल के क्षेत्रों में। तो क्यों आएंगे लोग? ये जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ विजिबल पॉवर्टी जो बंबई में, जहां धारवी में कितने लोग मर गए, जो दिल्ली में स्लम में रह रहे हैं आकर के लोग, यदि उनको आमदनी, अच्छी आमदनी लोकल लेवल पर मिलने लगे, बॉन्डेड जो लेबर हैं उनका यदि सुधार कर दिया जाए, इस तरह की चीजें, तो क्यों यहाँ माइग्रेट होंगे? माइग्रेट तो दुख से लोग होते हैं, और इमीडिएट पॉलिसी एक बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं बताऊंगा कि देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लाना पड़ेगा। शाह साहब ने भी जो सोशल सेफ्टी नेट की बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात लीजिए। बिहार में हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो, आप उनको सोशल सेफ्टी नेट दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या की वृद्धि कम हो जाएगी। अभी लोग सोचते हैं कि हमारे अधिक बच्चे होंगे तो अधिक हमारे रोजगार और पैसे कमा करके लाएंगे। यदि उनको सोशल सेफ्टी, ये उनको ये चिंता नहीं होगी कि हमारे बूढ़े समय में कौन हमारी देखभाल करेगा, हमारा एक बेटा खराब यदि नहीं अच्छा है तो दूसरा बेटा भी चाहिए, तीसरा बेटा भी चाहिए, क्योंकि सोशल सेफ्टी नेट नहीं। यदि ये सुविधा हम दे दें। सर आज की स्थिति में जैसे हम देखते हैं, सर आज की स्थिति में सर हम जैसा देखते हैं, बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार में 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है इस समय, और सबसे ज्यादा माइग्रेशन भी युवाओं का ही होता है। और वो भी जैसे आपने पहले बताया कि माइग्रेशन भी ऐसा होता है कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, ऐसा नहीं है कि रूरल टू अर्बन होता है। बिहार से लोग पंजाब कमाने चले जाते हैं खेतों में, बिहार से लोग हरियाणा चले जाते हैं कमाने में। और आपने सर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के, उससे पॉलिसी फॉर्मेशन के सर जो आपने सबसे जो अच्छा सुझाव दिया कि हम अपने तालाबों को, जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग को हम जितना ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ करेंगे,
हमारे जो लोकल हमारे जो वर्कर हैं वो उसी में एंगेज होंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी। और सर सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि हमारे प्रोसेसिंग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मखाना तो होता है, लेकिन हम प्रोसेस उससे नहीं कर पाते हैं जो मखाना। और सबसे बड़ी सर इसमें ये भी समस्या आती है सर एंटरप्रेन्योरशिप की, कि जो मखाना उगाता है वो तो सिर्फ उगा के उससे उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा उस एंटरप्रेन्योर को होता है, जो किसान से मखाना खरीद के और दिल्ली जैसे शहरों में बेचता है या बड़े शहरों में बेचता है। तो गवर्नमेंट को मिडिल मैन को हमें, हाँ, जो मिडिल मैन है उनको देखिए, सेम चीज होता था कुछ साल पहले जो कुल्लू मनाली एरिया में जो एप्पल ग्रोइंग जो है ना, एप्पल ग्रोइंग जो फार्मर्स हैं, सेम एक्सप्लॉयटेशन उनका था, लेकिन वो मिडिल मैन को हटाया गया और आज देखिए कि फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम मिल रहे हैं। सर आप भी सर बिहार से आते हैं और हम लोगों ने भी हम लोग भी सर बचपन से सर वहीं रहे, तो हमने एक देखा था सर वहां पे एक चॉकलेट की फैक्ट्री हुआ करती थी सर, मोर्टेन की जी, और बड़ी अच्छी चॉकलेट हुआ करती थी सर। उस समय बाहर के तो मिलता नहीं था सर, मोर्टेन ही सबसे अच्छा हुआ करता था, 50 पैसे 1 रुपया मिलता था सर। लेकिन धीरे धीरे ऐसी इंडस्ट्रियां खत्म होने लगी बिहार से। मतलब एक ऐसा दौर आया, आज हमें बिहार में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बिहार में सर आज हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो बिहार का हो। जी जी, आज तो ना जूट आदि के कई कारखाने हुआ करते थे। रांची में लाह का था, वो 50,000 टन का कैपेसिटी थी, आज 5,000 10,000 टन हो गए हैं। न कोई खास रोजगार मिलता है। इस तरह के जो ट्रेडिशनल ऑलरेडी हमारे पास थे, उनको आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन अब देखिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में। 15% से अधिक ग्रोथ कृषि में हुआ है। बिहार में भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, कुछ जगह हुआ भी है ग्रोथ। तो हमें जो है ये बाढ़ सूखा को ज्वाइंट रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में, समेकित रूप में करना पड़ेगा, और अब हमारे पास ये संभावनाएं आई हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपके सामने लाना चाहेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारे देश में, बिहार को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे देश के स्तर पर भी स्वास्थ्य में जो एक्सपेंडिचर है बहुत ही कम है। हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ सब सेंटर और जो हॉस्पिटल हैं, तीनों में लिंकेज डेवलप करना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा नीदरलैंड का, इटली का। देखिए यहाँ वेल एस्टेब्लिश सुविधाएं थी, लेकिन हेल्थ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो हेल्थ कम्युनिकेशन सर सबसे बड़ी समस्या। हेल्थ कम्युनिकेशन जो लोगों तक हम पहुंचाएं, समझे कि नहीं? नॉन फंक्शनल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी बहुत जरूरी है कि लोगों को हमारा क्या चीज खाएं कि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, हम कुकिंग कैसे करें, हम कैसे खेत को जोएं जिससे मॉइस्चर का लॉस ना हो। सॉइल मॉइस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली ड्राई लैंड एरिया के लिए। इन तरह की छोटी छोटी चीजों को हम किस तरह का ड्राई लैंड फार्मिंग करें। तो कम्युनिकेशन ये बड़ा बहुत, साइकोलॉजिकल वारफेयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरह से डिफेंस में जैसे लड़ाई की समय जो चीजें होती हैं, वो आज समय आ गया है कि हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि उड़ीसा, केरला ने थोड़ा सा अच्छा किया, क्योंकि ये इनके ये हमेशा ग्रसित रहे हैं इस तरह के डिजास्टर से, तो इनको मैनेज करने में थोड़ी सी अच्छी सुविधा उनके पास हुई। एक जो इम्पोर्टेंट चीज उभर करके आ रहा है, लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट। लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट जो है डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये ह्यूमन डिजास्टर ही नहीं बल्कि नेचुरल डिजास्टर भी। आप देखेंगे कि कैसे बाढ़ हुए हैं, चेन्नई में जैसे आया, जम्मू कश्मीर में जैसे आया, केरला में जैसे आया, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लेकिन हाई इम्पैक्ट। हम सर सकते हैं कि वी आर लिविंग इन एरा ऑफ जलवायु परिवर्तन के समय इस तरह कर रहे हैं। तो सर इस तरह, हाँ
जी सर हम आज ऐसे समय में हैं, जितनी समस्याएं सर आपने बताई और जो समस्याएं अभी हैं, जो समस्याएं हमें दिख रही हैं, हम एक तरफ हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहे हैं कि जो 10 साल में पूरा करने का हमारा टारगेट है। जी और जितने सर आयाम आपने बताया कि जो हमारा ऊर्जा का सोर्स क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमारा जो फंक्शनल, हमारा लिटरेसी कैसा होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, नॉन फंक्शनल होना चाहिए, अगर हेल्थ है तो वो कम्युनिकेबल होना, कम्युनिकेशन गैप उसमें नहीं होना चाहिए। तो हम एक तरफ सर 10 साल बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी लक्ष्य पूरा होने की हमारा निर्धारण था, उस पर भी हम जा रहे हैं। तो बहुआयामीय प्रोजेक्ट, हाँ, हमें जो ध्यान देना पड़ेगा, बहुआयामीय योजना। अब एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, एक तालाब है गांव के तालाब जी में सर। अभी हमें लोगों का रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ साथ जो गरीब तरह के जो सोशल जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, वो मछली पालन आदि में भी इन्वॉल्व होंगे। मछली पालन से हमारा न्यूट्रिशनल बेटरमेंट होगा। जो ये परवल की खेती, एक इम्पोर्टेंट बताइए, अभी 70-80 किलो, हम परवल का तो बड़ा मैं शौकीन आदमी हूँ। आप चले जाइए तो 1 रुपये किलो परवल बिहार में बिकता है बरसात के समय। आज यहाँ हाँ, 120-20 रुपये किलो इससे परवल कम तो है। नहीं है सर। ये परवल, हाँ, हाँ, ये छोटे छोटे जो है तालाब, उसमें परवल हाँ। की खेती हो सकती है। ये खरबूजा तरबूजा आदि जो तो इन पे हमें तो सर बहुआयामी। हाँ, तो हमें सर अपने इंडिजिनस जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो इंडिजिनस फार्मिंग है, जो हमारे ट्रेडिशनल सर जी, मेथड है, हमें उस पे जाएं अगर, तो हो सकता है कि हम अपने इकोनॉमी को एक अच्छी तरह से एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, उसे आगे बढ़ाने में, उसे सस्टेन करने में। और इससे हो सकता है कि अगर हमारे पास, अगर किसानों के पास अगर अच्छा, अगर पैसा आता है या उनका सर इनकम इंप्रूव होता है, तो बाकी सारे जो आयाम है उन पे भी असर पड़ेगा। आपने जो कहा, बिहार है ये यंग पॉपुलेशन, एजुकेटेड जी भी सर। हैं जी सारे, सर। आईएएस ऑफिसर और आईपीएस और ये डॉक्टर बन करके और चले जा रहे हैं यूएस और कनाडा वगैरह में। इनको यही रोकने की जरूरत है। हमें, यदि हम अपॉर्चुनिटी, स्किल लेबर फोर्स को हम यहाँ रुकना पड़ेगा। यंग इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारे लोग हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग आदि पर भी थोड़ा बहुत, जो देखिए सर्विसेज पर हमने बहुत ध्यान दिया इवन भारत के स्तर पर, लेकिन हमें थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग पर अभी फोकस करना पड़ेगा। आप 50 इंडस्ट्री को भी आप आकर्षित करिए, जो हमें, जो चाइना से निकलना चाहती है। जापान अभी तुरंत कितनी बार बोला है कि हम दूसरे तरफ मूव करना चाहते हैं, उनका इंपॉर्टेंट जो एरिया होगा वो भारत होगा, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन। तो जो हमारे सप्लाई चेन के जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं, और हाउ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, यंग फोर्स, इफिशिएंट मैन पावर, और एक और आप चीज पहले बोले थे, इंटरप्रेन्योरशिप, जी सर। लोकल लेवल पर फार्मिंग इंटरप्रेन्योरशिप, जो फिशिंग इंटरप्रेन्योरशिप, जो एनिमल हस्बेंड्री इंटरप्रेन्योरशिप, इस टाइप की छोटी मोटी चीजें जो हमारे कई हमारे देश में सक्सेसफुल इस तरह के हैं। सुखमाजरी जैसे हरियाणा के हाईलैंड एरिया में सुखमाजरी, जोहट जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, रीले गांव सीधी जो महाराष्ट्र का है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ये सब आइसोलेटेड स्टडी, ये सब मास मूवमेंट बन जाना चाहिए। और ये कौन बनाएगा? जो बिहार का यंग फोर्स है, इनको यदि तो सब कुछ। आप यूरोप में जाइए, यूरोप में क्या है, एक पावर, ओईसीडी इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो उनके पास क्या है, उनके पास पहले उन्होंने डेवलप, will be the Indian century, and particularly the century for the Bihar. If we can revive our all traditional wisdom with the
the modern, we have to bring both. We have to both to join together, traditional wisdom or jo modern, thinking, and then we can move in the area of direction which may be considered a sustainable development goal, as you have done Millennium Development Goals, and now you are working on Sustainable Development Goals. So by 2030, we have to achieve, and not so much far. I think it is a very good opportunity, and our policy must stop the, just bribing the farmers and the waiving the loan and all. This is not a important, a strategy for the country like India. Otherwise, there is the frustration of the masses. People will not return this all money. Whatever you can give the loan, no problem, but not the waiving and all this. This is not a long term, good for the long term and for 5 billion economy. सर मैं यहीं से, जैसा कि सर आपने कहा कि लोन तो हमें देना चाहिए और लोन सरकार दे भी रही है, तो मैं सौरभ सर से सर ये पूछना चाहता हूँ, सौरभ सर से सर हम जुड़ना चाहते हैं कि सौरभ सर हमें इस बात पे बताएं कि सरकार लोन तो देती है, सरकार के पास प्रो पुअर पॉलिसी में बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार हमें मुद्रा योजना के थ्रू लोन दे रही है, सरकार स्टैंड अप इंडिया के थ्रू लोन दे रही है, सरकार स्टार्टअप इंडिया के थ्रू लोन दे रही है, सरकार के पास कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का असर जमीन पे नहीं दिख रहा है। तो हम इसमें सर किस तरह से सर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है, मॉनिटरिंग में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सरकार लोन भी दे रही है और उसका कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। सर जैसे सर ने मछली फिशरीज के लिए कहा, बिहार सरकार ने फिशरीज के लिए बहुत सारे प्लान शुरू किए हैं और बहुत सारे किसानों को फिशरीज से जोड़ा है, लेकिन फिर भी बिहार की फिशरीज आंध्रा की फिशरीज से कम्पीट नहीं कर पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के इश्यूज है। लोन तो हम दे रहे हैं, पर आखिर क्या करना है, या जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, पापड़ या अचार बनाने के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते हैं, तो अलग अलग गाँव में अगल बगल एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, तो जब तक आप देखेंगे नहीं कि मार्केट कितना बड़ा है, कितनी वस्तु की आवश्यकता है, एक ही तरह की वस्तु बहुत बन जाती है, जिस वस्तु की आवश्यकता है वो नहीं बनती है, बन भी जाती है चीजें तो ब्रांडिंग हम नहीं दे पाते। बिहार में हमारी जो कमजोरी रही है, तो हम उसको एक ब्रांड के तौर पे नहीं पेश कर पाते हैं। अभी जो वैश्विक बाजार है उसमें जब तक एक ब्रांड नहीं हो या कम से कम एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर नहीं हो, तो किसी भी वस्तु का बिकना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी पूरी दुनिया में बहुत है, लेकिन डिमांड उस लिहाज से उतनी अधिक नहीं है कि आप उसमें, जब तक आप अलग नहीं दिखेंगे मार्केट में, जब तक एक एस्टैब्लिश ब्रांड आपके साथ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बिहार में हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या फिर उसका जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है बीच का, फल हम बहुत उगा लेते हैं, लेकिन उसे कोल्ड चेम्बर में रखना, उसे आगे ले जाना, इन सब पे हम लोग कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना, मतलब ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। कोरोना का जो इफेक्ट हुआ अभी तक, लोग लौट कर आ रहे हैं, अगर बिहार में अगर सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसके साथ साथ सामाजिक इच्छा शक्ति रही, तो हम काफी हद तक इसका अच्छा प्रयोग भी कर सकते हैं। कोरोना के बारे में कुछ भी अच्छा कहना तो गलत होगा, पर जो माइग्रेंट्स लौट कर आ रहे हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि हमारे घर में एक उम्मीद है, हमारे घर में ही आस है किसी तरह के रोजगार की, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग बिहार में रहकर काम करना चाहेंगे। जो भी बिहार से माइग्रेशन हुआ है वो एक डेस्परेशन में हुआ है, बाई चॉइस बहुत लोगों ने माइग्रेट नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है जो शैक्षणिक स्तर जिन्हें अच्छा मिला है बाई चॉइस चले गए, पर अधिकतर लोगों का जो माइग्रेशन है आउट ऑफ पॉवर्टी, आउट ऑफ डेस्परेशन है। अगर इस माइग्रेशन को हमें रोकना है तो हमें रोजगार अभी उपलब्ध कराना पड़ेगा। अभी समय है, अभी अगर अगले कुछ महीनों में हम कुछ भी उद्योग, कुछ भी कृषि आधारित उद्योग भी शुरू कर पाते हैं और इन लोगों को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं लोकल कम्युनिटी में, लोकल इकोनॉमी, तो काफी लोग यहाँ रुक जाएंगे और रुकना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है निश्चित रूप से बिहार सरकार भी इन लाइंस पे सोच रही होगी, और वर्तमान में तो अभी कोरोना से लड़ने में सारी शक्ति सबकी जा रही है, पर अब वक्त आ गया है कि इस तरह की भी अब हम योजनाएं बनाएं कि किस तरह से जो माइग्रेंट लेबर लौट कर आ रहा है उसको हम लोकल इकोनॉमी में ऑब्जर्व करें और उसकी प्रोडक्टिविटी को हम लोग इस्तेमाल करें बढ़ाने के लिए अपने बिहार के उद्योग। तो सर आप मॉनिटरिंग के स्तर पे भी कोई सर सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को मॉनिटरिंग कैसे बढ़ानी चाहिए? जो सरकार लोन देती है और लोन का मोरल हैजार्ड के तहत कहीं और कुछ हो जाता है, कहीं लेते किसी और काम के लिए कर कुछ और देते हैं, तो इसमें बिहेवियर चेंज कैसे लाया जाए? लोन के बाद कहीं ना कहीं एक गाइडेंस काउंसलर रहने चाहिए कि लोन लेकर आप आखिर करें क्या।
क्या नीतियां रही आपकी, किस तरह से सामान निकालना है, क्या बेचना है? और ये डाइवर्जन जो आप कह रहे हैं वो तो खैर पूरी तरह से ही गलत है, और इस पे तो सरकार का और बैंकों का रुख कड़ा होता जा रहा है समय के साथ। पर मेरा ये कहना है कि कई जेन्युइन लोग हैं जो लोन लेकर अच्छा करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उस लोन का करना क्या है, या आवश्यकता से अधिक लोन ले लेते हैं। अगर आवश्यकता से अधिक लोन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं डेट लेवल इतना हो जाता है कि आप सर्विस नहीं कर पाते हैं। आपको अगर 5 लाख का लोन है, आपने अगर 10 लाख ले लिया, तो कोई भी इंटरप्राइज है, कोई भी इंडस्ट्री उसमें चल नहीं पाएगी। तो ये प्लानिंग या ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत लैक करती है कई जगह, और वही इन इंडस्ट्रीज के लिए अंततः नुकसान का कारण बन जाती है। तो इसमें सर हमें मतलब एक ऐसा भी कोई काउंसलर टाइप भी वहाँ होना चाहिए जो उन्हें बताया भी कि जो आप लोन ले रहे हैं उससे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम एक जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे इस तरह की व्यवस्थाएं रहे कि जो सबको मॉनिटर करे और ये देखते रहे कि कौन क्या कर रहा है, जिससे एक तरह की चीजें अगर बहुत बनेगी तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि एक डाइवर्सिटी रहे प्रोडक्शन में, और अगर कई लोगों को मिलकर एक बड़ा कुछ बनाया जा सकता है, छोटे की जगह मध्यम उद्योग बनाया जा सकता है, तो उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल पाएगी। तो ये जब तक सरकारी स्तर पे नहीं हो तो व्यक्तिगत स्तर पे ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं एक सरकारी व्यवस्था अगर इसके बीच में आए और लोगों को इसमें मदद करे, तो मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम कृषि आधारित उद्योगों में अच्छा कर सकते हैं बिहार में। सर कृषि आधारित उद्योग से सर आरबी सिंह सर से आपसे सर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल जैसे दौर चला हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बिहार सर कितना तैयार है और बिहार कितना उसमें अच्छा कर सकता है, क्योंकि बिहार सबसे फर्टाइल लैंड है सर और बिहार के पास संभावनाएं भी बहुत हैं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। ये भी एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमें डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। जितना हम डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, और शाह साहब ने अभी बहुत अच्छा बात, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात की। हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लीची को बनाना पड़ेगा, हमें मखाना को बनाना पड़ेगा, हमें हाजीपुर का जो चिनियावा केला है, केला समझ गई, हाँ, उसको बनाना पड़ेगा। सतुआ, समझ रही, इस सतुआ को कम समझते हैं क्या? अभी इम्यूनिटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आ रहा है कि, और गर्मी के दिनों में तो इस तरह के, और यहाँ पैकिंग के लिए आता है, बड़े छोटे स्तर पर है, लेकिन इनका स्कोप बाहर भी है, विदेश में एक्सपोर्ट लायक भी इस टाइप की चीजें हैं। ये हमारे बिहार, मेक इन बिहार, नहीं, उसके तरफ यदि हमें, हाँ, ये उस तरफ यदि हमारे पॉलिसी मेकर्स कुछ चीजों को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। देखिए, वी हैव मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज, और हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो पहले प्रायोरिटाइज करके, और फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह का करके हमें पहले फर्स्ट लेवल को लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आपने पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक हमें कहावत याद आ गई, मैं हमेशा बोलता हूं, जी सर, आई एम हंग्री and you form a committee to investigate my hunger. I am homeless and you filed a report on my plight. I am sick and you held a seminar on situation of my underprivileged. You investigated all aspects of my plight, and yet I am still hungry, homeless and sick. तो ये चीजें हैं सर। जैसे सर, मैं भूखा हूं, लेकिन आपने उसकी भूखे की जानकारी लेने के लिए पूरा कमेटी बना दिया। मैं रोगी हूं और उसके लिए आपने कमेटी बना दिया। आपने हमारे पास रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आपने एक सेमिनार उस पर कर दिया, सब चीज कर दिए, लेकिन आई एम स्टिल हंग्री, होमलेस एंड सिक। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो मासेज का है, आप देखेंगे कि जब सर्वे के लिए हम लोग जाते हैं,
कहते हैं कि भाई आपकी भलाई के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो कहेंगे अरे लोग आते हैं जाते हैं, माने बड़ा जो है किया था बिहेवियरल चेंज, इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है हमें लोग को करने में। और कई चीजें तो ऐसी हैं जो राजेंद्र बाबू हमारे कहा करते थे सिवान के, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के लोगों का प्रॉब्लम है लोग का कही, समझे कि नहीं, लोग का कि लोग क्या कही। हाँ, इस चक्कर में काफी हमारे बिहार का नुकसान हुआ है। लेकिन अब आप जैसे युवाओं को आना चाहिए, इसको आप एक 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 रेगुलर फीचर बना दीजिए। हम डिफरेंट टाइप की चीजों को, कभी एग्रीकल्चर पर डिस्कस करिए, कभी फिशरीज पर डिस्कस करिए, कभी आप लोगों पर डिस्कस करिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपुल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बिहार में। हाँ सर, तो क्वालिटी ऑफ पीपुल। सर जैसा कि सर अभी सर आपने बताया कि सर एक कि लोग क्या कहेंगे और हमें करना क्या चाहिए और हमें करना क्या है और सरकार करती क्या है। हाँ तो सर एक प्रोवर्ब भी है सर कि डोंट गिव मी फिश टू ईट, टीच मी हाउ टू हंट ए फिश। हाँ कि मुझे मछली मत दो खाने के लिए, मुझे मछली पकड़ना सिखाओ। तो इस पे सर बिहार के, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा आबादी है, तो उनको सर अगर हम कोई बेनिफिट डायरेक्ट देते हैं या उन्हें हम कोई स्किल देते हैं, अगर कोई स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, इकोनॉमी में ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह की सर अब ये पैसा जो कोविड के समय कुछ दे रहे हैं, चलिए इस समय तो इमीडिएट थोड़ा सा इमरजेंसी लेवल पर कुछ जरूरत है, लेकिन ये कई बार हमेशा फीचर बन जाता है। अपने को हमारे गवर्नमेंट के बहुत बड़ा अपना समझते हैं कि हम बहुत बड़ा कल्याण कर दी। यही चीज यदि छोटी छोटी स्मॉल, यदि एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोई यूनिट में ही लगा दें, तो लोगों को देख करके और प्रेरणा मिलेगी, और उस प्रेरणा में एक देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉइल हेल्थ कार्ड है। यदि सॉइल हेल्थ कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह क्यों ना हम एनर्जी कार्ड, वाटर कार्ड, किस तरह की क्वालिटी के वाटर कहाँ अवेलेबल है, नहीं तो ये बड़ी अच्छी बात है सर कि हमें ज्योग्राफिकल चीजों को भी समझना पड़ेगा, हमें अपने जमीन के बारे में जानना पड़ेगा, हमें पानी के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि हम अपने किसानों को अच्छी तरह से उसके लिए तैयार कर पाए। अब आखिरी में मैं सौरभ सर से एक सर फाइनल कमेंट चाहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल में आप और किस तरह से मतलब सर सुधार हो सके, इस पे आप अगर 1 मिनट में सर हमें कुछ इस पे बता सके सर। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल में मेरा ये मानना है कि हमें कहीं ना कहीं से, जो बिहार के मामले में मैं स्टिक करूंगा, पूरे देश में तो बहुत सारी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इश्यूज है, पर बिहार के मामले में सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, जो देश की सबसे युवा जनसंख्या है, वो बिहार की है। अगर हम इन्हें स्किल्स दे पाते हैं, अगर हम इन्हें नौकरियां दे पाते हैं, तो ही हमारा एक फ्यूचर है, वरना ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक लाइबिलिटी बन जाती है तेजी से। और स्किल्स में मेरा ये मतलब नहीं है कि हर आदमी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, पर हम अधिक से अधिक बच्चों को अगर पैरामेडिक्स बना सके, पैरा इंजीनियर्स बना सके, कुछ भी ऐसा जिससे एक वो इज्जत भरी जिंदगी भी जी सके, क्योंकि हमेशा हाई लेवल स्किल्स के लिए हमारे देश में हमेशा से फोकस है। बिहार जैसे सोसाइटी में इसकी इज्जत बहुत ज्यादा है कि हम एक ऊंचे पद पे पहुंचे, कोई बहुत बड़ी सर्विस में आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर इसके अलावा भी जो अन्य जॉब्स है, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, हर तरह के जॉब की एक इज्जत है। तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता में एक बदलाव की जरूरत है। हर काम की इज्जत हम लोग करना सीखे, और लोगों को हम स्किल्ड बनाए कि किसी न किसी क्षेत्र में, जिससे अपना जीवन यापन भी कर सके, जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी कर सके, और अपने परिवार का भी, परिवार और समाज की देखभाल कर सके। सर मतलब क्वालिटी एजुकेशन से हम डिसेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, और डिसेंट जॉब से हम एक क्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जॉब, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, जो भी सर क्वालिटी एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात है, जिससे हम किसी डिसेंट जॉब को पा सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो सर आरबी सिंह सर, मेरा आपसे एक सर फाइनल कमेंट के लिए सर मैं इसमें बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और कृषि के तो कम हैं। पूरे देश के लेवल पर तो 56 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन
बिहार में हमारा वो मेसरा क्या कहते हैं उसको, मुजफ्फरपुर के पास है जो पूसा वो है, हाँ पूसा का। पूसा देखिए कृषि विकास केंद्र, देखिए कृषि विकास केंद्र एक बड़ा छोटे लेवल पर हैं, उनको थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, और जो IITs हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उनको हम दे दें कि इन्वेंट्री करने के लिए डिस्ट्रिक्ट का, कि यहाँ क्या क्या अपार संभावनाएं हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं बालू ही है, बालू बालू समझ रहे हैं ना, बिल्डिंग में हम यूज करते हैं, हाँ कहीं बालू है, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नीडिल भी बन सकता है वो भी, और सुपरसोनिक जेट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इसके द्वारा स्ट्रेंथन इन IITs के द्वारा, और कृषि विज्ञान केंद्र जो है, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके द्वारा हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो बिहार में पर्टिकुलरली इनको जानकारी देनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। कहावत के बाद खत्म करना चाहेंगे, कहावत जी सर, if you are thinking 1 year ahead, plant the rice. If you are thinking 10 years ahead, plant the tree. And if you are thinking 100 years ahead, educate the people. वो एजुकेशन जो होना चाहिए वो फॉर्मल ही नहीं, फंक्शनल लिटरेसी की तरफ होना चाहिए। और गांधी जी को कोट करना चाहेंगे, एजुकेटिंग ए वोमेन, एजुकेटिंग ए जनरेशन। ये बिहार में बहुत ही सटीक बैठता है। हमें ये इस चीज को बहुत ही मजबूती से लाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसमें इतने समय पर चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सर आपने टाइम निकाला, समय निकाला सर, और बिहार पे इतनी अच्छी सार्थक सर चर्चा रखी सर। सौरभ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आप आए हमारे बीच, और इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे क्या क्या हो सकता है आपने हमें बताया और हमें जागरूक किया। और सर ने तो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर से लेकर सब कुछ सर ने हमें बताया। तो धन्यवाद सर आप लोगों का फिर से एक बार। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी का, जिसने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जगन्नाथ के नेतृत्व में जो ये चल रहा है, जो जिसपे रोशन ठाकुर के सहयोग से ये सारी चीजें, जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स हम बातें करके और एक पॉलिसी बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सरकार को सुझाव दे सकें, इस स्थिति में कैसे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी का सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।